कल एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है चैनल 74 HD UK को, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें सिंध सरकार के कारनामों पर बात हुई है और देखना ना भूलिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगा इंटरव्यू, मेरा पहला इंटरव्यू किसी भी चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम ओपन टॉक। आज के हमारे खसूसी मेहमान कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और कराची के जो हालात हैं और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो इकदाम हैं उनके ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनको जल्दी मिलवाता हूँ ताकि हम उनसे मज़ीद सवालात कर सकें। उनका नाम नोमान खान है। जो लोग ट्विटर को यूज करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अभी हम नोमान खान को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो नोमान भाई हमारे साथ अभी शामिल हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी शुक्र अल्लाह का नोमान भाई। अच्छा नोमान भाई, क्विकली हम चलते हैं जो कि आजकल जो कोविड-19 की सूरत हाल है और सिंध के अंदर आपको पता है कि केसेस ज्यादा से ज्यादा यानी कि देखने में आ रहे हैं और सिंध हुकूमत मुझे ऐसे लगता है जैसे नाकाम होती नजर आ रही है इस कोविड-19 को लेकर। ना इनफ अस्पताल है, ना इनफ उनके पास बेड है और ना इनफ वेंटिलेटर्स हैं जिनके ऊपर वो मरीजों को इलाज कर सकें। तो आप क्या समझते हैं कि सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो आप उसको बेहतर समझते हैं? सिंध में देखें, सेहत का निजाम बिल्कुल तबाह है। बेहतर तो बहुत बहुत ऊपर की बात है, तो तबाह हुआ है कि एक हॉस्पिटल को लेके सिर्फ इतना वाविला करती है सिंध गवर्नमेंट, जिसको हम जिना के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई हॉस्पिटल बेहतर नहीं है। और जिना आपको पता है पहले वफाक के अंडर में था और अभी फिर वो वफाक के अंडर में चला गया। सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है और जिद है तो वफाक को नहीं दे रहे। और ये अकेला जिना जो है पूरे सिंध को कवर करता है, जिना हॉस्पिटल। और बेड बाकी दूसरे हॉस्पिटल्स में, अगर सरकारी अस्पताल की बात करूंगा, कि उनके हालात तो ऐसे हैं कि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जानवरों के जो अस्पताल होते हैं वो बहुत बेहतर पोजीशन में, जिनमें दो तीन नाम तो मैं ले सकता हूँ। जिससे आपका सिविल हॉस्पिटल है और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल्स बहुत बुरे हालात में। इधर मरीजों के जो तीमारदार हैं बेचारे रोडों पे इंतजार करते हैं या सो रहे होते हैं। मतलब उधर कोई कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जिना में भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं कह सकते आप। उधर भी पोजीशन यही है कि जितने भी उधर मरीज आते हैं उनके तीमारदार फुटपाथों पे ही रहते हैं और सोते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के पास सेहत का निज़ाम बिल्कुल तबाह है। ये जो इनके मुशीर, वजीर और मुशीर कहते हैं ना कि बाहर से लोग इलाज कराने खुसूसन सिंध आते हैं। तो ये तो मैं कराची की हालत बता रहा हूँ जो सिंध का सबसे बड़ा शहर है। और अगर आप थोड़ा सा सिंध में आगे चले जाएं, हैदराबाद और उससे आगे, तो आप रो देंगे उधर इस सेहत के निज़ाम को देखकर। वहाँ तो सिस्टम ही नहीं है कोई। यानी कुत्ते से काटने, सांप के डसने तक का मरीज वो कराची ही रेफर होता है, इलाज ही नहीं इनके पास। अच्छा, यहाँ पर मैं इंटरप्ट करता चलूं। अभी पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दुनिया से लोग सिंध में इलाज करवाने आते हैं। तो उनके हिसाब से तो सिंध का जो सेहत का निज़ाम है वो बाकी सूबों से ज्यादा आइडियल है। इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट यानी कि बनाई है। तो और आप तो एक दूसरी पिक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पर हमें। ये सिंध का जो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इन्हें मुर्तजा वहाब जिनके मुशीर हैं उनका सुना था। डायरेक्ट बिलावल को मैंने नहीं सुना था। जो बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं क्या कोई भी उनको चैलेंज कर दे कि वो कौन सा अस्पताल है जहाँ लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं। अब आप इनके मरीज, खुद इनके अपने मरीज देख लेना। शर्जील मेमन बीमार हुए पकड़े जाने के बाद। आसिफ अली जरदारी सुना सख्त बीमार है। खुर्शीद शाह हो गए, तीसरे। ये गवर्नमेंट अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं होते? क्या वजह होती है कि सरकारी अस्पतालों में एडमिट क्यों, प्राइवेट अस्पताल को तरजीह क्यों देते हैं? अगर सिंध में जहां ये कहते हैं कि दुनिया से लोग इलाज कराने आ रहे हैं, तो ये खुद तो एडमिट होना पसंद ही नहीं करते इन सरकारी अस्पतालों में। कौन सा इनका कोई भी इनका उठाने के वजीर, मुशीर, MNA, MP जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, क्या वो सिंध के सरकारी अस्पताल में एडमिट होगा?
कतई नहीं। वो जो कराची से भी इनके ताल्लुक रखते हैं उनको चैलेंज है, अब्बासी शहीद में एडमिट होंगे वो? कभी भी नहीं होंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल बहुत, मतलब अगर आप एरिया देखें ना, बहुत गुंजान आबादी इलाके वो कवर करता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कराची का सबसे गुंजान आबादी वाला इलाका है, बहुत बड़ा है ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत बड़ा इलाका आता है। इवन ये इर्द गिर्द के इलाकों को भी कवर करता है, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन, वो भी अब्बासी शहीद ही उसको कवर कर रहा है। जबकि कतर अस्पताल जो कि औरंगी टाउन में मौजूद है किसी काबिल नहीं है वो। तो ये इन अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं होते? ये क्यों जाते हैं अपना जियाउद्दीन में एडमिट होने के लिए? किस लिए जाते हैं प्राइवेट अस्पताल? जब दुनिया से इलाज कराने सिंध आ रही है, दुनिया आ रही है, तो प्राइवेट अस्पताल को तरजीह दें, ये इतना ही काफी है इनके लिए, और क्या बोला जाए। अच्छा, तो ये जितना भी मामला कोविड-19 का सिंध के अंदर हुआ है, जो हमारी सेहत की वजीर है उनको हमने किसी भी जगह नहीं देखा है, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी जगह पर नहीं, उनके यानी कि उनके उनसे हमने कुछ सुना नहीं है एहतियाती तदाबीर के बारे में, आवाम को अवेयरनेस देने के बारे में, या सिंध असेंबली के अंदर सेहत के ऊपर कोई ब्रीफिंग देते हुए कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो ये हमारी जो सेहत की वजीर है सिंध की, वो कहाँ है आजकल? सर वो बेसिक बज़ाहिर जो है वो सिंध की वजीर सेहत है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वो तो वजीर आला है इस वक्त, वो इनके बॉस की बहन है, उनको ये कुछ कह भी नहीं सकते, उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते, और मतलब उनको के बुला भी नहीं सकते ना। ये इस वजीर आला की तो हिम्मत ही नहीं बेचारे की, मुराद अली शाह की, कि वजीर सेहत को बुला के पूछ ले कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वजीर सेहत एक मतलब वडेरा शाही निजाम है सिंध के अंदर, और वो आसिफ अली जरदारी की बहन। सबसे बड़ी बात तो ये, तो वो कैसे बुला सकता है उसे, उससे कैसे पूछ सकता है, वो कैसे वो प्रेस ब्रीफिंग? आप देखें ना, सेहत के मामले में प्रेस ब्रीफिंग कौन दे रहा होता है आगे? वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब, या मुशीर इनके मुर्तजा वहाब साहब। आप बताएं, सेहत की वजीर को जो चीज बोलनी चाहिए वो दूसरे मुशीरान बोलते हैं। क्यों नहीं सेहत की वजीर सामना करती इनका आके आपके तमाम सहाफियों का? क्योंकि उसको सवाल का जवाब दे ही नहीं सकती, वो है ही नहीं इस काबिल। अब एक रिश्तेदारियां अगर निभानी है इनको, तो किसी को भी वजीर मुशीर लगा दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो नाज़रीन, आपने सुना कि नुमान भाई जो हैं उन्होंने जो सिंध में जो सेहत का निज़ाम है उसके बारे में एक अच्छा खासा ब्रीफ किया है। मैं अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नुमान भाई। अभी कोविड-19 की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गए, वो बंद है। और ये सुनने में आया है कि अगर हालात इसी तरीके से रहे तो विदाउट एग्जाम इनको इन क्लासेस को प्रमोट किया जाएगा दूसरी उसमें। तो आप क्या समझते हैं, ये बेहतर तालीमी निज़ाम है? नहीं, देखें, तालीमी निज़ाम सिंध के अंदर तो कम से कम बेहतर नहीं है, माजरत के साथ, कि बिल्कुल तबाह है। लेकिन जो वफाक ने फैसला किया है, क्योंकि वफाक में ऐसा होने जा रहा है या हो चुका है, सिंध में ऐसा वजीर तालीम जो इस वक्त सिंध के जो सईद गनी साहब, उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे प्रमोट नहीं करेंगे। जब आप स्कूल नहीं खोलेंगे, कॉलेज नहीं खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं खोलेंगे, तो उनको क्या करेंगे आप? वो तो जाया हो जाएगा उनका साल बच्चों का। ना आप स्कूल खोल रहे हैं, ना कॉलेज खोल रहे हैं, ना यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, ना खोले भाई। आप उनका कोई नेवल बदल तो निकालें। इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, ये दूसरों पे सिर्फ तनकीद करते हैं। इनके पास क्या प्लानिंग है तालीम के हिसाब से? कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। कोई ऑनलाइन क्लासेस का तालीम, कोई ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी कोई ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी नहीं ऑनलाइन नहीं, कोई ऐसा सिलसिला सिंध के अंदर नहीं है। वफाक जो भी काम करता है ये उसका उलट ही करते हैं। वफाक ने ये चीज अगर मना की होती ना कि जी हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो सिंध ने अगले दिन ही प्रमोट कर देना था सबको। ये हमेशा उल्टी पॉलिसी अपनाते हैं वफाक से। जो वफाक कहता है, वफाक के फैसले बहुत बेहतरीन फैसले हैं, लॉकडाउन के हिसाब से स्मार्ट लॉकडाउन है, बहुत अच्छे फैसले वफाक ले रहा है। सिंध हमेशा उसके अगेंस्ट चल रहा है। तो सिंध के पास कोई पॉलिसी नहीं है। सिंध सिर्फ पॉलिसी क्या है सिंध की, कि वफाक ये कर रहा है, हमने इसका उल्टा करना है। वफाक अगर गलत करेगा ना, तो भी शायद ये तब सही करेंगे। तो वफाक को भी चाहिए एक दो काम गलत कर ले, ताकि सिंध में कुछ तो सही हो जाए निजाम हमारे। अच्छा, ये बताएं, ये जो अरबों रुपए का तालीमी बजट जो सिंध को मिलता है वो कहाँ जाता है? अरबों रुपए का जो तालीमी बजट होता है उससे इनकी जायदादें बनती हैं। आप स्कूलों की अगर हालात देख लें, मैं बाकी कराची से बाहर तो जाता ही नहीं सिंध में, छोड़ दें उसको, हैदराबाद और उससे आगे दादू और मतलब सेवन, इधर मीरपुर खास, इधर नहीं जाता। सिर्फ सिंध
का शहर, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची, अगर इसके स्कूल की हालात की तस्वीर कशी कर देना आपको तो रोना आ जाए आपको। मतलब इन स्कूलों का हालात ऐसे हैं कि तबाह हुए पड़े हुए। मतलब स्कूल के अंदर वो स्कूल क्या, मैं उसको स्कूल क्या बोलूं, अस्तबल बोला जाए, और अस्तबल भी घोड़ों वाला नहीं भाई, गधे बंधे हुए होते हैं। बहुत बुरे हालात में सिंध के स्कूल। टीचर्स मेरे ख्याल में सारी सियासी भर्ती हैं, उनको कुछ आना कुछ नहीं है, ना आता है ना वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनके तो मौज मस्ती लगी हुई है, बंद पड़े हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, मौज मस्ती लगी पड़ी है। तो जो बजट है ये, इनके इससे आपको अंदाजा है कि प्रॉपर्टीज बन रही हैं और बेतहाशा प्रॉपर्टीज बन रही हैं, दुनिया भर में बन रही हैं। इनसे कोई हिसाब लेने वाला अभी तक तो नहीं आया। आइंदा आए तो बड़ी बात है कि इनसे बजट का हिसाब तो ले लें। कोई बजट ये तालीमी उस पर नहीं लगाते। नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस टाइम अपोजिशन के अंदर सिंध असेंबली में बैठी हुई है, वो इस पर क्यों आवाज नहीं उठाती है? सर आवाज उठाते हैं मेंबर्स, कुछ मेंबर्स आवाज जरूर उठाते हैं जो मैंने देखा है। लेकिन ये जो 18वीं तरमीम का एक पौधा है ना, ये जो पीपल्स पार्टी होकर गई है, ये बहुत पाकिस्तान तोड़ने की एक साजिश है। 18वीं तरमीम के होते हुए यानी गवर्नर का इख्तियार ये नहीं है गटर का ढक्कन लगा दे, किसी एमएनए एमपीएस के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो क्या आवाज उठाएंगे? वो लड़ेंगे जाके, शोर शराबा करेंगे, इससे मसले हल हो जाएंगे। जब एक सरकार ने काम ही नहीं करना है, मतलब तय कर लिया अगर मेरे पास कोई काम है वो मैंने तय कर लिया, मैंने करना ही नहीं है, और इख्तियार लेकिन मेरे पास है, तो कोई कैसे मेरे से पूछगछ कर सकता है? एक चीज सिंध गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध के ऊपर एक अजाब से कम नहीं है। और पीटीआई के बहरहाल कराची की क्यादत, खासकर मैं कराची की क्यादत यूँ बोलता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास और पीटीआई के पास जितनी भी सीटें हैं वो कराची से ही हैं, चाहे वो रिजर्व सीट्स हों, चाहे वो एमएनए और एमपीएस हों, उनके पास इख्तियार नहीं है और कुछ बिल्कुल खामोश बैठे हुए। वो पब्लिक से बहुत दूर हो गए। उनको भी चाहिए कि पब्लिक से इन टच रहे, सारे नहीं, मतलब ये कुछ एमएनए एमपीज इनके बड़े एक्टिव हैं जो अवाम में भी जाते हैं, और अवामी खासकर मैं दुआ भुट्टो की बहुत तारीफ करूंगा जो हर जगह पहुंचती है और हर मसले को उजागर करती है, और वो बेहतरीन काम कर रही है। बहुत अच्छी खातून वो इस वक्त एमपी है इनकी, लेकिन वो अकेली कहाँ तक भागी भाई वो भी। तो इनको पीटीआई को भी चाहिए कि आवाज उठाएं जैसे अवाम आवाज उठाती है। लेकिन ये कोई हल नहीं है इसका कि एक जगह मुजाहरा हो रहा है, पानी नहीं है, वहाँ इनका एमपी जाके साथ में मुजाहरे में शरीक है। बड़ी अजीब सी बात है, एक एमपी के पास इतने भी इख्तियार नहीं है कि वाटर बोर्ड के दफ्तर के जाके डीजी वाटर बोर्ड से जाके मिल ले, डायरेक्टर जो वाटर बोर्ड का चीफ है उससे मिल नहीं सकता पानी के मसले में। ये हाल है इस वक्त पीटीआई जो अपोजिशन में उनका। अवाम हर तरीके से रुली हुई है इस वक्त। ठीक, तो चलें लीवे हमारे नाजरीन पे रहने दें कि जो आपने तालीमी जो सूरत हाल सिंध के अंदर बताई है वो इसको किस तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो अभी विफाकी बजट आया है, विफाकी बजट आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, उससे सिंध को क्या हासिल होगा? क्योंकि जो अभी जो रिसेंट सिनेरियो में सुन रहा था, कल भी बिलावल भुट्टो साहब यानी कि काफी एग्रेसिव उनकी स्पीच थी कि जी सिंध का हिस्सा काट दिया गया है, तो लिहाजा वो सिंध को 18वीं तरमीम का जो भी सिलसिला है उस हिसाब से उसको पूरा पूरा हिस्सा वापस दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि विफाकी जो बजट है उससे सिंध को क्या हासिल हुआ है, और जो जो पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत है उसकी क्या तरजीहात है कि वो बजट वो कहाँ कहाँ खर्च करना चाहते हैं? देखें इस वक्त जो बजट इस वक्त कोरोना की पोजीशन में है वो बेहतरीन बजट है। अगर हम कोरोना, क्योंकि आप पूरी दुनिया की सिचुएशन आपके आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन बजट है। उन्होंने जो भी बजट दिया है, एनएफसी अवार्ड जो उनका एनएफसी का जो एक खाता है कि सिंध को इतना मिलना चाहिए, बलूचिस्तान को, सिंध को हिसाब से बहुत जबरदस्त मिलता है। 18वीं तरमीम के आने के बाद से तमाम रेवेन्यू जो सिंध से इकट्ठा होता है वो इस वक्त समझ लें 1.5% सिंध गवर्नमेंट के पास है, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट को अपने जो अखराजात हैं उनको उठाने भी चाहिए। बहुत बड़ा इनका जो है सेटअप है इधर, मतलब रेवेन्यू का सिंध का। इतने लॉकडाउन में भी इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं जो कलेक्शन कर रहे हैं।
तो सिंध में जो इतना पहले इतना जो बजट रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो ये वो तो लगाते नहीं है। अभी इन्होंने 1200 अरब का बजट पास किया है सिंध में, और उसमें अंदाजा लगाएं जो कराची जैसा शहर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहा है, उसमें मेरा ख्याल में इन्होंने कोई 2% कराची को दिया 1200 अरब का। ये जुल्म नहीं है? कराची की आबादी को देखते हुए, कराची के मसाइल को देखते हुए 2% कराची को देना मतलब एक हुंडा मजाक है कराची के साथ, जो आपको सबसे ज्यादा यासी कराची करा के देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इकट्ठा है वो कराची से होता है। वफाकी बजट जो है बिल्कुल दुरुस्त है, और उनको मैं तो बोलता हूँ उनको देना ही कुछ नहीं चाहिए सिंध को। जो उन्होंने सिंध को दिया है वो इनको इस्तेमाल ही नहीं करते, उस पर नजर रखने वाला भी कोई नहीं है ना। 18वीं तरमीम के बाद उस बजट की नजर कौन रखेगा? वो लगाते किधर है, कहाँ लगा रहे हैं? कोई एक पॉइंट ये बताएं कि वफाक से मिले हुए पैसे जो सिंध को मिल रहे हैं वो उन्होंने यहाँ खर्च किए, कोई हिसाब दे सकता है? इनका सर अभी कोई मिनिस्टर कुछ भी हिसाब नहीं दे सकता। माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आपने कहा बजट अभी बेहतरीन है भारत जो वफाक ने बजट दिया है। जी, आप कह रहे थे कि जो वफाक ने बजट दिया है। जी, मैंने ये कहा कि कराची को जो भी कराची का तो बजट ही कुछ नहीं दिया गया। 2% के करीब 1200 अरब जो सिंध का बजट है उससे वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है। जो पीपल्स पार्टी सिंध का बजट पास करा उसमें से 2% दिया गया, और वो 2% भी लगता ही नहीं, लगता है कराची पे भी, ये तो कंफर्म ही नहीं है ना। कराची पे तो 2% भी नहीं लगाते ये लोग। कराची का हाल बहुत बुरा है। कराची एक समझे जख्मी माँ है जिसकी बड़ी बेदर्दी से जो है सियासी चालबाजों ने लूट खसोट की है। पहले एमक्यूएम के साथ थोड़ा एमक्यूएम लूटती रही कराची को, उसके बाद पीपल्स पार्टी, क्योंकि पहले एमक्यूएम के पास इख्तियारात थे बहुत, और अब पीपल्स पार्टी। मुशर्रफ दौर के बाद कराची में कोई काम नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर में काम हुआ, चाहे वो जमात इस्लामी के अमीर थे जो उस वक्त नाजिम थे, नेमतुल्लाह साहब थे, मुस्तफा कमाल, लेकिन वो सारा क्रेडिट परवेज मुशर्रफ को जाता है, उसमें दोनों जमातों को नहीं जाता, क्योंकि उनका डंडा सर पर होता था, वो काम हो रहे होते थे, जो अच्छी बात थी। उसके बाद कराची में ये समझ लें अब 13 साल हो गए ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, तो कोई काम नहीं हुआ। तो वफाक का बजट बेहतरीन है, वफाक ने सबका हिस्सा बिल्कुल मुनासिब तरीके से दिया है, लेकिन कराची के साथ जुल्म तो यहाँ वाले खुद जो यहाँ हुक्मरान है, जिनको हम सिंध करप्ट सरकार के नाम से जानते हैं, या भाषण वाली सरकार, सिंध सिर्फ भाषणबाजी, इनके पास काम करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। कोई काम इन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि कराची के पूरे सिंध के लिए कुछ नहीं किया है। पूरे सिंध का हाल बहुत बुरा है। अंदरूनी सिंध की अगर तस्वीरें कशी की जाए कि अगर आप आगे निकले हैदराबाद से आगे, तब हाल सिंध है। अच्छा नुमान भाई, मैं अभी रिसेंट जो ना मेरा एक विजिट था कराची में, मैं अप्रैल में वापस आया हूँ, और मैंने कराची में ये नोटिस किया है, कराची इज डस्टी, कराची इज पोल्यूटेड, कराची इज रस्टी। जगह जगह पे आपकी गटर सामने खुले हुए हैं, आपकी रोडें टूटी हुई हैं, आपके हर जगह पे, यानी कि कोई एक निजाम नहीं है कराची में। और तो फिर इस हिसाब से जो आपका जो बल्दियाती निजाम है उसका क्या हाल होगा सिंध के अंदर? अब देखें, कराची का निजाम बल्दियात का, जो कि मेयर के पास होना चाहिए, मेयर का अपनी एक कहानी है कि जी मुझे फंड नहीं मिल रहा है, मुझे फंड नहीं मिल रहा है, जबकि सारे मेयर के पास भी फंड होते हैं। ऐसा नहीं, उनकी अपना एक रेवेन्यू सिस्टम है केएमसी का, अच्छा खासा रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अब मामूली सी एक बात बताने, एक पार्क का एक माली जो बाद में डीजी पार्क भी रहा, उसका रिसेंटली नैप ने उसके घर जो छापा मारा था, आपको अंदाजा हो, मतलब करोड़ों रुपए की तो खाली गाड़ियां उसके घर से मिली हैं, अरबों रुपए की उसकी करप्शन थी। तो ये रोना के बजट वो हमें फंड नहीं मिलता, गलत बात है। दूसरा, बल्दियात का जो महकमा है जो सिंध सरकार के पास है, पहले इसके वजीर सईद गनी साहब थे, आजकल नासिर हुसैन शाह साहब हैं। तो आप ये देखें ना कि कोई भी कहीं पर भी, मतलब कराची का कोई कोना ऐसा जहाँ ये काम कर रहे हो। दूसरा, एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक इदारा है बिल्कुल, जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है, जो बिल्डिंगों के
मयार तय करता है कितनी ऊंची होनी चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, कितनी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं आपने हादसा देखे। जिस घर के अंदर 10 अफराद रहते थे वहां 10 खानदान रहते हैं। तो सीवरेज की लाइनें तो वो 80s की डली हुई है, 1980 के जमाने की डली हुई है, जिया साहब के दौर की डली हुई है। उस वक्त जो काम हुआ था उसके बाद तो काम ही नहीं हुआ है। तो अब आप अंदाजा लगाएं वो इतनी सी जो सीवरेज, उस वक्त आबादी कराची की क्या थी, आज 2020 में कराची की आबादी क्या है। तो सीवरेज सिस्टम आपका अफोर्ड ही नहीं कर सकता आज की आबादी को। तो उसने बाहर ही आना है पानी ने घन में। और सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, बजट पास करती है लेकिन बजट में काम नहीं होता है। मैं ये तो बोल रहा हूँ, इनकी चोरियां कौन पकड़ेगा, मेरे को बड़ा अफसोस होता है। और खासकर अदलिया पे भी बड़ा अफसोस होता है कि जब उनके पास इनके केसेस जाते हैं, जजेस को खुद सोचना चाहिए, उनकी भी आंखें भाई कान है। कभी ना कभी तो उन्होंने कराची का विजिट किया होगा, रोडों पर घूमे होंगे, प्रोटोकॉल के बावजूद उन्होंने हाल को देखा होगा। लास्ट में चीफ जस्टिस साहब आए थे नॉर्थ नाजमाबाद कराची, सखी हसन के बाद, उन्होंने उधर की रोडों पर पड़ा। अगले दिन ही उन्होंने कोर्ट में सबको बुला लिया, मियां शेर को, वो एक दिन में सड़क बन गई। अब ये हाल है, बताएं आप कि अगर चीफ जस्टिस का विजिट था तो एक दिन में सड़क तैयार हो गई। तो चीफ जस्टिस को चाहिए वो अदालत में बैठने के बजाय रोडों पे घूमे, तो शायद जल्दी काम हो जाए कराची वालों के या सिंध वालों के। अच्छा, क्विकली, हमारा टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, मैं आपसे क्विकली दो सवालात आपसे पूछूंगा। एक सवाल आपसे पर्सनल है, और वो अगर आपका दिल करे तो आप जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं करे तो नहीं। पिछले दिनों में मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब जब DGISPR थे तो आपकी एक मुलाकात उनसे हुई थी वफद के हमरा। उसमें आपने, यानी कि वो मुलाकात किस सिलसिले में थी? देखें, वो एक मुलाकात हमारी सोशल मीडिया पे हम, आप जैसे देख रहे होते हैं कि हम इंडिया की तरफ से जितने इल्जामात होते हैं या मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से, जिसमें PTM भी एक बहुत बड़ा किरदार है, तो हम उनको डिफेंड करते हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान को। उस सिलसिले में हमारी एक मुलाकात थी कि हम ऑलरेडी काफी अरसे से हम ये काम कर रहे थे, तो हमारे को अप्रिशिएट किया गया, हमें बुलवाया गया और बड़ा अप्रिशिएट किया गया। इसके अलावा कोई वो उसमें वहाँ कोई खास क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे कि जी बड़ा जी उसमें कोई हमें कोई गाइडलाइन होती है। हाँ, गाइडलाइन ये होती है कि हमें अप्रिशिएट करने। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों की ये राय थी, जो मैं ट्विटर को फॉलो कर रहा था, कि जी शायद DGISPR जो उस वक्त के मेजर आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने कोई बहुत बड़ा टास्क आप लोगों को सौंप दिया है, जिस वजह से आपकी मुलाकात हुई है। देखें, पाकिस्तानी जितने भी हैं, पहली बात ये ज़हनशीन कर लें, जितने भी मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो इंडिया की सहूलतकारी में यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो एक बात समझ लें, पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा मुझ समेत फौज के साथ है और हमेशा फौज के साथ रहेगा। हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। कोई टास्क नहीं होता, यहाँ हर बच्चा जानता है कि दुश्मन से कैसे निपटना है। हाँ, समझाना उनका, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस हमें दी, तो इसका ये मकसद नहीं, तो टास्क मिल गया, हम पहले से ही काम कर रहे थे। लेकिन 5th जनरेशन वॉर का एक सिस्टम है कि 5th जनरेशन वॉर ये नहीं है कि बंदूक उठाई और लड़ने चले गए आप। तो उसकी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उन्होंने बताए और बहुत अच्छे से बताए कि हमें किस तरीके से लड़ना चाहिए और दुश्मन को किस तरीके से हमें जो एंगेज रखना चाहिए अपने पास। ये 5th जनरेशन वॉर में कोई ऐसी नई बात नहीं थी, बहरहाल बहुत अरसे से ये सब लोग कर रहे थे, लेकिन उनकी गाइडलाइन हमारे लिए जरूरी भी थी। ये एक अहम इदारा है पाकिस्तान का जो हर वक्त बिजी है, हर जगह बिजी है, सरहद पर वो बिजी है, अंदरूनी खाना वो बिजी है दहशतगर्दी से निपटने के लिए। इवन यहाँ बिल्डिंग गिर जाए तब भी फौज को आपको जरूरत पड़ती है। फौज हर जगह आपने फौज को बिजी कर रखा है। फिर उसी फौज को जो है पोसते भी हैं, गालियां भी देते हैं, जो कि इंतहाई मतलब अफसोसनाक बात है, जिसमें बुकला भी है, जिसमें दूसरे भी लोग हैं कि फौज को बुरा भला कहते हैं। अफसोस होता है कि ये पाकिस्तानी है, इनको सोचना चाहिए, बल्कि बड़ा ही अफसोस होता है। अब अवाम रिएक्ट करेगी, मैं बता दूं बहुत जल्द, अगर इस किस्म के अनासिर बाज नहीं आए जो फौज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब अवाम रिएक्ट करेगी इनके खिलाफ कि ये अगर इन्होंने फौज को हर मौजू पे फौज को ये रगड़ लेते हैं, घुसा देते हैं फौज को, ये फौज फौज कहीं पर भी नहीं है। फौज इस वक्त जो फौज है आपकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जमहूरियत पसंद फौज है और बहुत अच्छी जा रही है। गवर्नमेंट और फौज का जो निज़ाम है इस वक्त जो मिल के चल रहा है वो बेहतरीन निज़ाम है। तो टास्क कोई नहीं होता, हमारा टास्क सिर्फ ये है अपने पाकिस्तान का दिफा करना, ये मेरा टास्क है।
यही मेरी टीम का टास्क है, यही सारे पाकिस्तान का टास्क है। अच्छा, चलो ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी मुलाकात क्यों हुई थी और किस सिलसिले में हुई थी। आगे एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लेते हैं और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। कुछ जो हमारे बाहर के ममालिक हैं, वहां अखबारात के अंदर पाकिस्तान का जो निजाम अदल है उस हिसाब से एक खबर छपी थी, द कोर्ट्स आर बिचेस ऑफ रिचेस। ये बाकायदा उनकी हेडलाइन थी। मैं आपसे सिर्फ जो रीसेंट जो केस है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, उस हवाले से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान हुकूमत ने क्या खोया और क्या पाया? अगर वैसे फैसला बहुत नामाकूल लगा ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि एक इमरान खान से मनी ट्रेल तलब की गई, उसने ना सिर्फ मनी ट्रेल दी बल्कि पुरानी मनी ट्रेल, उसका तो बैंक भी बंद हो गया, वो निकलवा के पेश कर दी कि मेरी जायदाद का ये मनी ट्रेल है, ये मैंने पैसा बाहर से पाकिस्तान ट्रांसफर किया और ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए वो सादिक और अमीन करार पाए। और जैसे काजी फाइज ईसा साहब की बात है, इनकी वाइफ ने क्या करा, अब तो वो कोर्ट में किस तरीके से पेयर हुई, ये भी एक अजीब सा भौंदा सा मजाक है कि वो किस तरीके से रोना धोना, वही औरत काट, प्योर औरत काट खेला उन्होंने। और जब एक टीचर की इतनी तनख्वाह है कि वो इतनी प्रॉपर्टी बना ले, बहरहाल कोर्ट का फैसला है, मैं इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दे भी नहीं सकता और देना भी नहीं चाहिए, फिर गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक हो गया ये तो। लेकिन एक पॉइंट जिस पर अभी वो क्लियर नहीं हुए, इनको एफबीआर में अपियर होना है, अपनी जायदाद का तमाम हिसाब देना है इनको भी। तो आप अभी ये तो ये सब तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो एफबीआर की तरफ मामला जा रहा है, ये वही पनामा वाला है, यानी कि आप देख रहे हैं कि पनामा वाला सिस्टम दोबारा वापस आ गया। जैसे नवाज शरीफ साहब ने पहले सुप्रीम कोर्ट में यानी कि गड्डियां भर भर के सबूतों की दी थी और मरियम साहब ने ट्वीट किया था कि केस इज फिनिश्ड, और उसके बाद जब वो एफबीआर में गए तो पकड़े गए और उसके बाद उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला उसी तरफ जा रहा है? बिल्कुल जी, ये उसी तरफ जा रहा है। अब एफबीआर में ये अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब देंगे ना कि कैसे हमने कमाया और कैसे हमने प्रॉपर्टीज ली। इस बजाय अब उनको बयान भी दे के, अब तो वो बयान भी दे चुके हैं, मजीद तो वो कुछ दे भी नहीं सकते ना। उन्होंने बयान दे दिया, वो स्कूल टीचर थी। अब वो स्कूल टीचर को अपना पूरा जायजा, मतलब उसको सैलरीज का पूरा रिकॉर्ड देना है, उनकी सैलरी क्या थी, वो प्रॉपर्टी वहां कैसे खरीदी गई, क्या है सब, अब उन्होंने एफबीआर को देना है। और एफबीआर को मेरे ख्याल में 60 डेज या 75 डेज का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि रिपोर्ट हर हाल में जमा करानी है। तो ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ इतना है वहाँ 2-2.5 महीने 3 महीने और सही, 3 महीने के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और काजी साहब बहरहाल जज हैं, उनको बहैसियत जज जब उस पर इल्जाम लगता है ना, मतलब वो बहुत बड़ा उसके पास ये ओहदा है कि वो फैसले कर रहा है लोगों के, तो उनको वैसे भी इससे अलग हो जाना चाहिए कि जब तक उनके ऊपर इल्जाम सादिक अमीन साबित हो जाए या उनके ऊपर इल्जाम साबित हो जाए जी उन्होंने प्रॉपर्टी जो है चोरी के पैसे से या रिश्वत के पैसे से खरीदी है, तब तक उन्हें जज रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अहम पोस्ट है उनके पास और आइंदा आने वाले दिनों में वो चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं होगी कि ऐसा शख्स चीफ जस्टिस बन जाए पाकिस्तान का। बहरहाल अब एफबीआर ने फैसला करना है, एफबीआर में उन्होंने अपनी सारी मनी ट्रेल तो देनी है। ये इतना आसान नहीं था। मिठाइयाँ तो हमारे लीगी भाई हैं और यादों ने भी खूब मिठाइयाँ खाई हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि उनके साथ हो क्या गया है। अल्लाह खैर करेगा। यहाँ फरूक नसीम साहब को मैं शाबाश दूंगा और बहुत अच्छे से उन्होंने केस लड़ा और वेल्डन फरूक नसीम। ठीक है, हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम रहता है। आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल कि इमरान खान ने कराची की आवाम से जो जो वादे इलेक्शन 2018 में किए थे, क्या वो आपको पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है आपको, और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि कराची की आवाम को थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा और उसके लिए मेरे ख्याल में 2022 के बाद नतीजे आप अच्छे देखेंगे। 2022 में जाके 21 के एंड में और 22 में जाके आप कराची की पोजीशन बहुत अच्छी देखेंगे, क्योंकि इस वक्त देखें ये जो 18वीं तरमीम का
इसको गंडासा कहूंगा मैं, 18वीं तरमीम में गंडासा है कि वो कुछ करने नहीं दे रही खान साहब को भी। खान साहब आते हैं, अब बहरहाल उन्होंने अपने MNAs को कुछ फंड्स दिए हैं जिससे तरक्याती काम हर बहुत सारी जगहों पर शुरू हो चुके हैं, बहुत सारी जगहों पर काम शुरू होने हैं, जो कराची की आवाम के लिए एक छोटा सा, बहुत ही, वो कहते हैं ना, अदना सा आटे में नमक के बराबर एक खुशी है जो कराची की आवाम को मैसर होगी और हो रही है। लेकिन एक बड़ा रिलीफ जो है वो उसको वक्त लगेगा। और अगर बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर एक चेंज आ सकती है, और मुझे उम्मीद है कि PTI की गवर्नमेंट जो है ये काम अच्छा करेगी कराची के लिए, क्योंकि कराची की वैल्यू खान साहब के इल्म में भी है और PTI को खुद भी इल्म है कि कराची क्या है। कराची वो वाहिद अकेला शहर है पूरे पाकिस्तान का, अगर आप कहें उसे, कि अगर PM बने हैं खान साहब तो कराची शहर ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। 14 सीटें उनको नेशनल असेंबली में कराची ने दी, जो कि किसी भी शहर ने कराची में नहीं दी, और लाहौर ने भी नहीं दी है। कि अगर वो पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है तो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है, लेकिन बहरहाल एक अलमिया के बाकी सूबे ने जो है वो इनको रिजेक्ट किया था और कराची वालों ने इनको वेलकम किया था। बहरहाल अब सिंध से भी खासी उम्मीद है, इंशाल्लाह बल्दियात में काफी आपको फर्क नजर आएगा और PTI जो है वो विन करेगी काफी जगहों से, उम्मीद यही है। लेकिन अगर PTI की लोकल क़यादत ने अपने आपसी मसाइल हल नहीं किए तो नुकसान खान साहब को होगा इसका। मुझे उम्मीद है बहरहाल खान साहब की नजर बहुत गहरी है कराची पे, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपस के इख्तलाफात हैं लोकल क़यादत को वो खत्म करने हैं, ताकि आगे जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें वो PTI की भरपूर नुमाइंदगी कर सकें और अपनी हुकूमत बना सकें। तो इसी उसमें सर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें टाइम दिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो भी सिंध के अंदर जो भी सियासत जिस करवट भी बैठेगी उस पर आपका थोड़ा सा जो तजिया होगा वो हम आपसे जरूर लेते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए सर। थैंक यू वेरी मच।